तमन्ना ही मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द हैं मेरे। नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द हैं मेरे। जमाना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः आपके अपने परिवार सफलतागंज में। वैसे भी जलन बहुत है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो वैसे ही सब जला भुना हुआ है फिलहाल। जो लास्ट वीडियो में कल की हमने बनाई थी गुप्त एंड गुप्तोत्तर जो टाइम था उसके विषय में, तो उसके नोट्स और लगभग 100 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। तो समय भी ज़्यादा हो रहा था और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था, तो उसी वजह से हमने वीडियो को वहीं पर छोड़ दिया था और उसके आगे से हम लोग बात करेंगे। तो 100 क्वेश्चन कर लिए थे और 90 से हमने थोड़ा स्पीड में किया था, तो 90 क्वेश्चन से लेकर के जो भी 50-60 क्वेश्चन हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। बाकी शेयर कर देना है अपने यार मित्रों दोस्तों तक। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन आज की सेशन का है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों, न्याय जो दर्शन था इसके प्रवर्तक जो थे गौतम थे। और सांख्य दर्शन के साथियों कौन थे? कपिल साहब थे। और शंकर, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना गया, जिनका जन्म केरल में हुआ था, ये थे अद्वैत मत के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, वल्लभ। तो वल्लभ के विषय में इतना कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ते हैं तो देखते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक। तो फिर यहाँ गौतम हो जाएंगे और कपिल जैसा कि देख रहे हैं सांख्य दर्शन के हो जाएंगे। जैमिनी जो है मीमांसा के हो जाएंगे। फिलहाल नीचे सारे दिए हुए हैं। तो न्याय दर्शन के साथियों कौन है? गौतम होते हैं। न्याय दर्शन जो आप 6 दर्शन है, 6 दर्शन होते हैं, उसमें से न्याय दर्शन के हैं गौतम। सांख्य दर्शन के जो हैं साथियों वो कपिल हैं। और वैशेषिक दर्शन के जो हैं कणाद हैं। और मीमांसा जो है उसके जैमिनी है। मीमांसा जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है ज्ञान का और एक होता है कर्मकांड का। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मीमांसा के विषय में, वैसे तो जैमिनी के विषय में पूछा जाता है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं, तो साथियों जैमिनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मीमांसा के प्रणेता फिर यहाँ पर आया हुआ है जैमिनी है। बाकी कणाद आप देख रहे हैं वैशेषिक के हैं। और बाकी विश्वामित्र और वशिष्ठ ये तो गुरु के रूप में जाने जाते हैं, महान ऋषि थे अपने टाइम के। उसके बाद आगे यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन में सूची ए एक और सूची दो दी हुई है और उसमें बताया गया है कि किस दर्शन में क्या क्या चीज़ें दी गई थी, किसका सार क्या था। तो यहाँ पर देखते हैं तो न्याय दर्शन जो था उसमें क्या था? न्याय दर्शन में एक सेकंड, यहाँ पर वेदांत दर्शन की बात करते हैं। तो वेदांत दर्शन में क्या था? वैदिक अनुष्ठान होता है। और मीमांसा दर्शन में क्या होता है? ये होता है आत्मज्ञान। सांख्य दर्शन क्या होता है? वास्तविक ज्ञान। और न्याय दर्शन में तार्किक ज्ञान की बात होती है। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे। बाकी देखते हैं नीचे इसका पूरा सॉल्यूशन दिया होगा। तो जैसा कि न्याय दर्शन में दिया हुआ है, न्याय दर्शन क्या क्या दिया हुआ है भाई? तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन में क्या है? वैदिक अनुष्ठान करना है। क्योंकि मीमांसा जो था ये 2 टाइप का था। एक तो था कौन सा? एक था ज्ञान वाला और दूसरा था कर्मकांड वाला। तो कर्मकांड जैसा कि देखते हैं कि वैदिक धर्म को जब आप पढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड में या वैदिक सभ्यता में कर्मकांड पर बात होती है। तो ये मीमांसा जो है वो वैदिक समय से ही है। तो वैदिक दर्शन का अगर बात करें तो ये वैदिक अनुष्ठान इसका जो सार होता है। और सांख्य दर्शन जो होता है कपिल साहब का, तो वो है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, मतलब जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान है। और वेदांत दर्शन जो है वो आत्मज्ञान है। शायद मैंने ऊपर कुछ ऊपर नीचे किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वेदांत दर्शन क्या है? तो वेदांत दर्शन में है आत्मज्ञान। और मीमांसा दर्शन साथियों कर्मकांड वाला है, कांड वाला है। मतलब एक तरफ क्या था कि कर्म पर काम करिए और दूसरा था कि जो वैदिक चीजें हैं उनका पालन करिए। तो ये मीमांसा जो जैमिनी का है
वो वैदिक जो कर्मकांड थे उसकी बात हुई, तो वैदिक अनुष्ठान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन, मतलब ऐसा नहीं किसी को कुछ भी मान लेना है, तर्क करना है, अपना दिमाग का प्रयोग करना है। और वेदांत में क्या करना है, वेदांत जैसा कि वेद प्लस अंत से बना हुआ है, अर्थात वेद के होने की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचना ही वेदांत कहलाता है। तो ये वेदांत हो जाता है जिसमें आत्मज्ञान पूरी तरीके से स्वयं को जान लेते हैं। बाकी प्रवर्तक की बात आती है, तो जैसे यहाँ पर 6 की 6 दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो न्याय दर्शन जो है वो गौतम है, पूर्व मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनी का है, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि का है, वेदांत दर्शन है या उत्तर दर्शन है ये बादरायण का है, और वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद मुनि का है, और योग दर्शन जो है पतंजलि साहब का है। तो ये 6 दर्शन है, यहाँ से मिलान करने को आ सकता है। और जैसा कि लगातार क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि आता ही रहता है यहाँ से, तो इनको विधिवत तरीके से आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से। अब यहाँ पर जैसे कि बात आती है, ऑप्शन तो यहाँ पर बी है, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो जो मीमांसा है वो 2 भागों में डिवाइड है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है, इसे पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। एक तो कर्म पर डिपेंड है, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा वाला इसका जो उत्तर मीमांसा है वो डिपेंड होता है वैदिक कर्मकांड पर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। तो जो मीमांसा दर्शन है इसके 2 पार्ट हैं, एक तो जैमिनी वाला है और दूसरा है बादरायण वाला। नेक्स्ट देखते हैं, वेद शाश्वत हैं। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है, मतलब हमेशा से ही हैं और वेद ही सत्य हैं। तो ये किसका है, ये है न्याय, और न्याय के कौन थे, न्याय के थे भाई कपिल साहब। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित किससे, ये है मीमांसा से। किससे संबंधित होगा भाई, मीमांसा से। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है। अपूर्व मतलब जिसे आपने जो पहले का है, और मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य जिसे देखा नहीं है उस पावर की कल्पना की गई है। जो कर्म था उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं था। तो अपूर्व का जो संबंध है वो मीमांसा दर्शन से है। 97 को नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वैशेषिक। वैशेषिक का जिसके कौन से साहब होते हैं वो कणाद मुनि होते हैं इसके। अब यहाँ पर बात हुई है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर अणु की बात हुई है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं है। तो इसमें भाई मीमांसा और वेदांत हैं, न्याय और वैशेषिक सांख्य और योग होते हैं, लोकायत और कापालिक ये नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो लोकायत जो है वो क्या है भाई, चारवाक का है। चारवाक का है लोकायत। अगर इसमें देखते हैं लोकायत और कापालिक, जैसे इसमें अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जो दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक तो जरूरी है, और यहाँ पर जैसे लोकायत जो दर्शन है वो संबंधित किससे है, तो संबंधित है चारवाक से। परंतु चारवाक जो है वो विचारधारा के थे या अपनी अलग अवधारणा रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है या भौतिकवादी दर्शन है, जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। मतलब जैसे कि चारवाक साहब का कहना था कि अगर आपका जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो आप मौज करिए, एकदम रंगबाजिश रहिए, ठास के कट्टा बुलेट से चलिए, और पैसे ना हो तो उधार मांग के घी पीजिए हचक के, क्योंकि मरने के बाद
आत्मा वाला कुछ मैटर नहीं होता है। तो जितना सुख है सब पृथ्वी पर है, जितना भोगना चाहो भोग सकते हो। तो ये बात किसने कही है? चार्वाक ने। इसके बाद अद्वैत दर्शन के संस्थापक, तो अद्वैत के साहब थे कौन? शंकराचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? शंकर वही मतलब शंकराचार्य, तो सॉरी द्वैतवाद नहीं, इनका था अद्वैतवाद, इनका था वही अद्वैतवाद। तो यहाँ पर डी जवाब इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? ये साहब पतंजलि को कहा जाता है। किसको कहते हैं? पतंजलि साहब को, जो योग दर्शन के थे। इसमें बात जैसे हुई है कि शंकर या शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। सॉरी, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, शंकर को ही कहते हैं। हो क्या रहा है भाई? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहेंगे? शंकर आदि आदि का जो शंकराचार्य साहब थे, तो इन्होंने मतलब क्या किया है कि प्रच्छन्न बौद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत सारी जो विचारधाराएं थी उनको समेट करके अद्वैत मत की स्थापना की। उसके बाद देखेंगे, तो अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत जो है वो किसका है? शंकराचार्य साहब का है। और इसमें मुक्ति मतलब जीवन मरण के जो भव चक्र है इससे दूर हो जाना, मतलब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, ये किसके द्वारा हो सकता है? तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपको ज्ञान आत्मज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा? आपको मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट, मुक्ति मतलब मोक्ष। विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो रामानुजाचार्य हैं। कौन है भाई? रामानुजाचार्य। जबकि मध्वाचार्य जो है वो द्वैतवाद के हैं। तो अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य और विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो शंकराचार्य, रामानुज और माधव, इन लोगों का क्या होता है? वेदांत दर्शन मतलब जो वेद हैं उनकी फिलॉसफी से ये लोग आत्मसात करते हैं। जबकि अभिनव गुप्त जो हैं इनका वेदांत दर्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें संवत बताना है। सूची 1 और 2 दी हुई है और बताना है कि किसका टाइम क्या था। तो देखते हैं भाई, विक्रम संवत जो था इसका 57 या 58 था, और शक संवत जो था वो 78 ईस्वी का था। गुप्त जो था ये था 320 के समथिंग होता है, और कली जो होगा ये 248 होगा। फिलहाल 3 अटैच हो जाते हैं, तो हम देखते हैं इसी के बेस पर इसको कौन कौन से सही होंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 57 या 58 जो होता है विक्रम संवत होता है ईसा पूर्व का, और जो शक होता है ये ईस्वी का 78 होता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त वंश की स्थापना की थी 1920 में की थी। और कल संवत भाई ये 31 से 2 ईसा पूर्व का है, मतलब बहुत पुराना है। ये कल संवत जो है ये वैदिक सभ्यता के पहले का भी है। कल संवत जो है वैदिक सभ्यता के पूर्व का भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, बात सही है। और शक संवत 78 में प्रारंभ हुआ, सही है। गुप्त 319 से आरंभ हुआ, बात सही है। भारत में मुसलमान शासन सबसे शुरू हुआ 1192। तो 1192 में ही क्या होता है कि जो तराइन का सेकंड युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, तो वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। चारों सही होंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट तो इसमें लग गया चारों युद्ध
दिए हुए हैं वो चारों चारों सही, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पुलकेशिन प्रथम बादामी के शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। अब इसमें क्या करना है भाई कि अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स पूछ लिया है कि जो शक संवत होता है। अब शक संवत की जो बात हो रही कि शक संवत में था तो भाई ये यहाँ से ईस्वी की स्टार्टिंग होती है, इधर का ईसा पूर्व है और इधर का है ईस्वी। अब शक संवत जो था ये 78 वर्ष इधर हुआ था, और अगर इसकी बात करें तो ये 57 ईसा पूर्व यहाँ हुआ था। तो अब इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 135 वर्ष होता है। 78 और 57 को जोड़ेंगे 135। अब इसको बताना है जिससे विक्रम संवत के अनुसार बताना है, तो मतलब विक्रम संवत के अनुसार बताना है तो आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसमें अगर 465 में 135 जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये समथिंग 601 बनेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। 465 में 135 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको 601 मिलेगा। 58 प्लस 78 तो 57 में जोड़ रहा था जैसे कि 57 58 दोनों में से एक होता है, तो आप अप्रोक्स पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर चालू अभिलेख के कुछ अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका कुल वर्ष है। तो इसका शक संवत अगर इसको देखा जाए तो शक संवत में इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जब आप इसमें 78 जोड़ेंगे क्योंकि बोला गया है इसमें इस तरीके से बोला गया है कि 78 तो यहाँ हुआ है, ये 78 के अनुसार मतलब 78 वर्ष पीछे है क्योंकि शक संवत यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इससे दिया हुआ है, आपको ऐड करना है यहाँ से। ये 78 वर्ष जो है इसको और भी ऐड करेंगे, मान लो कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 58 वर्ष बाद का भी दिया हुआ है टाइम, तो इसमें अगर 57 58 और ऐड करेंगे तो 78 इसलिए 78 था, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जो भी मिलकर के आएगा वही सही होगा। तो इसमें 78 जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा और 7 5 12 11 हो जाएगा, तो ये 634 हो जाएगा जो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था। तो जो चंद्रवंशी शासक थे उनका था प्रतिष्ठान थे, क्या था भाई, चंद्रवंशी जो शासक थे उनका जो था वो था प्रतिष्ठान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छत्री माने जाते हैं वो सूर्यवंशी अग्निवंशी और चंद्रवंशी, तो यहाँ पर पूछा है इसका चंद्रवंशियों का, तो ये जो प्रतिष्ठान से बोला है ये आपका जैसे कि बोला है वर्तमान झांसी इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद का एक क्षेत्र होगा। उसके बाद मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी, तो मौखरियों की क्या थी भाई, कन्नौज थी, कन्नौज थी। और कन्नौज की को ही मतलब अंत में चल करके क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे इसको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर एक त्रिपक्षी संघर्ष होता है, तो इस त्रिपक्षी संघर्ष में प्रतिहार वंश के जो लोग होते हैं वो जीत जाते हैं और ये राजनीतिक केंद्र बन जाता है लघु वही छोटे शहर ईसापुर में। और इसी में तो जहाँ इस शहर को महोदय महोदयश्री नाम से जानते हैं। बाकी इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो हरिवर्मा आदित्य वर्मा ईशान वर्मा ये सब लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत के में से किन राज्यों का शासन था। तो बोला है कहाँ, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो अब इसमें थानेसर या इसमें बात करें देवगिरी के आगे के दक्षिण को जाते हैं, इसमें क्या है 1 3 4 6 जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 4 और 6। मालवा जो हो जाता है, मालवा के परमार तो ये हो जाता है मालवा के पठार जिसमें का क्षेत्र, और देवगिरी के यादव जो दक्षिण भारत में थे, तो उत्तर भारत में पूछा है तो उत्तर भारत में यही होंगे मगध जो होगा आपका, ये उत्तर में होगा थानेसर, ये भी उत्तर हरियाणा का क्षेत्र होता है। वल्लभी और वल्लभी जो होता है ये गुजरात के समथिंग होता है, और मौखरी कन्नौज उत्तर भारत में आती है। तो 1 3 4 6, तो जो इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है करेक्ट वो हो रहा है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
से प्राप्त होती हैं। तो हर्ष के समय की जो पुस्तकें हैं, मतलब सूचनाएं जो है वो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उससे प्राप्त होती हैं। कल्हड़ जो थे ये कश्मीर के कवि हुआ करते थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलता है, इनकी रचना बहुत नीचे आती है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसकी बाणभट्ट साहब थी, इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज से इन्होंने शासन किया। उसके बाद देखें सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर को कहाँ स्थानांतरित की थी? तो पहले उनके थानेसर थे, बाद में कहाँ लाए? कन्नौज लाए थे, क्योंकि अपनी बहन का राजपाट भी उनको संभालना था राजस्थान का। तो इस तरीके से ये कन्नौज आ गए थे थानेसर से। थानेसर कहाँ होता है? हरियाणा में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। एक कहाँ करते थे? कन्नौज में, और एक कहाँ करते थे? प्रयाग में। प्रयाग में हर 5वें वर्ष होता था। प्रयाग में हर 5वें वर्ष होता था, और इसकी जानकारी होमसांग देता है, क्योंकि होमसांग छठे समारोह में जो प्रयाग में हो रहा था उसमें वो खुद संयुक्त था, उपस्थित था, और उसने कहा है कि इस समय 18 देशों से जो लोग थे वो इस सम्मेलन में भाग लिए थे। उत्तर प्रदेश में वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन किया था, तो वो था भाई कहाँ? प्रयाग में। तो प्रयाग में जो सम्मेलन होता था वो बौद्ध सम्मेलन होता था। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था। तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। देखिए दक्षिण भारत से पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत तरफ बढ़ रहा था, और इधर हर्षवर्धन दक्षिण भारत तरफ बढ़ रहे थे। तो नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध होना लाजमी था। कहा जाता है कि पुलकेशिन ने इनको पराजित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित शासकों में किससे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ही हो जाएंगे। पुलकेशिन सेकंड थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? तो ये होता है 618। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो किस वंश का था? चालुक्य वंश का था, और ये वातापी के चालुक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कवि बाढ़ निवासी थे। तो कवि बाढ़ जो थे वो पाटलिपुत्र, भोजपुर, थानेसर इनमें से नहीं थे। बाढ़ साहब जो थे इनका जन्म जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित श्रीहरिकोटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रधान था, माता का नाम राजदेवी था। तो यहाँ पर है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई नहीं होगा। स्वयं शाह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। डी जवाब इसका सही हो जाएगा। इसमें पुस्तक लिखी थी सी जैसा कि आपने देखा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो होमसांग ने किताब लिखा था सी। जैसा कि आपने देखा भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन त्सांग या होमसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दिशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, बात ठीक है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्निदंड व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, बात सही है। व्यापारियों को नौघाटों पर नौकाओं के लिए शुल्क देना पड़ता था, ये भी का सही होना चाहिए। तो इसका 2 और 3 सही है केवल। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, तो पहला इसमें नहीं है। तो इसके अनुसार मतलब क्या था कि भाई लूटमार हो चुकी होती है, हो सकता है इसके साथ भी हुई हो। तो फिलहाल यहाँ पर 2 चीज़ें सही हैं कि क्या सही है कि अगर व्यापारी हैं तो नाव वाव अगर ले रहे हैं तो सबको देना पड़ेगा, और अगर आपने अपराध किया है तो वही वही गंगा जल अग्नि इनके सब कसम वसम दिला करके किसी व्यक्ति को निर्दोष या दोषी है ये तय किया जाता था। जैसे कि लिखा हुआ है कि
पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। होंगसांग कई बार गांव को नहीं कर चुका था, तो कहाँ से लेके जाएगा। हर्षवर्धन के दरबार में होंगसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। तो चीनी शासक ने भेजा था, जिसका यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है। और कौन था वो? तांग वंशी था। तांग वंशी का ताई सिंह था। तांग वंश का कौन था? ताई सिंह नामक शासक था, जिसने उनको भारत भेजा था। इसके बाद होंगसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध था मथुरा। मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। वाराणसी भी था, वो रेशमी वस्त्रों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। मथुरा की साड़ी हुई। और कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौशे शब्द जो था वो रेशम के लिए, तो यही रेशम उत्पादन कहाँ का था? वाराणसी का। चीनी यात्रियों ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसमें नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा बौद्ध विहार था। कहाँ था? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी भारतीयों में होंगसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह उसकी एक किताब है, उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी तत्कालीन भारत के दी है, उसी के आधार पर उसको याद किया जाता है कि हाँ उसने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा था। चीनी यात्री जिसे भीनमाल की यात्रा की थी, तो ये था होंगसांग। भीनमाल की यात्रा की थी, कौन था? हर्षवर्धन ही था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किसकी किताब है? तो भाई ये है होंगसांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था इसने? तो यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, और ये आता है लगभग 1671 से 1695 तक। और ये अपने बौद्ध साथियों के साथ आता है और फिर वापस चला जाता है समुद्री मार्ग से। तो इस सिंह आता है 71 से 95 तक रुकता है, क्योंकि 71 से 695। और उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवास है? उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। जिसमें हुंडी क्या था? तो हुंडी है विनिमय पत्र, मतलब जो एक्सचेंज वाला मामला है, उसे हुंडी पत्र कहा जाता था। जैसे भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है, तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नकद और उधार किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नकद होता है तो ऐसी स्थिति में तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को निश्चित अवधि भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से स्टाम्प पेपर ही होता है, इससे भी वापस कर देना है जो हमारा पैसा है सामान्य विपत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करता है? तो जिंतु, जिंतु नाम से करता है। चीनी यात्री जो होते हैं वो भारत के जिंतु कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो विनाश का कारण जो था वो मुसलमान थे, और मुसलमान में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था 1193 से। इसको लूटा था, मतलब कितने 400 साल तक इसका राज किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। देखते हैं नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में है। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्रों में था। तो कन्नौज जो था गुप्तोत्तर में, जब गुप्तों के बाद अंत हो रहा था, उसके बाद जो उत्तरवर्ती शासक थे उनके टाइम पर जो व्यापारिक प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो कन्नौज हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। कन्नौज का महत्व गुप्त काल में सिख विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में ही हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज जो था वो गंगा यमुना के द्वार में स्थित होने के कारण व्यापारिक स्थल हो गया। बाकी यहाँ पर जब द्वार में होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा फसलों का। बाद में इसमें जैसे हमने बताया था कि तीन शक्तियों का या तीन राजवंश आपस में लड़ते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और अंततः प्रतिहार वंश जो है वो जीत जाता है, उसका शासन हो जाता है कन्नौज पर। इसके बाद सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की पृथक संरचना की प्रमुख विशेषता है। यहीं तक ठीक है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित वर्ग अस्तित्व में आया।
तो मुझे लगता है ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए को सही व्याख्या भी करता है, तो ए जवाब इसका करेक्ट होगा। क्योंकि जो सामंतवाद है वो गुप्तोत्तर काल से ही डेवलप हुआ, और गुप्तोत्तर काल से डेवलप हुआ मतलब सामंत काल जैसे कि छोटे छोटे काल या इस तरीके से बना दिया अपने अंदर में कि बेटा तुम जाओ और उसका हमको वसूली करके दो यहाँ पे। इस तरीके से सामंती प्रथा का पकड़े हुए हैं। और इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग थे। तो इसमें होता क्या था कि भाई जब सामंत ने क्या किया तो वो छोटे छोटे कृषकों को जमीनें दी और भूस्वामी उसको बनाए कि तुम जाओ इसकी सिंचाई करो, उसके बाद उत्पादन हमको दे के आना। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही हो रही हैं। और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री शायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, तो ये नहीं लिया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो मुझे लगता है कि ना ही एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि जो जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म का तो वैसे ही भी था, प्रतिरोधी तो बिल्कुल भी नहीं था। और शायान भी था वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया हुआ था, और वो कनिष्क के टाइम पर नहीं था। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के थे, बाकी चंद्रगुप्त जी के टाइम पर आया था तो वो थे गुप्त वंश के। तो दोनों ही ना ही एक सही है ना ही दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें स्टार दे दिया है। जैसे खाजान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष है, 402 से 412, और यहाँ पर दिया हुआ 99 से 414, जबकि चीन के कुल यात्रा केवल 399 से 414 तक रही। ह्वेनसांग का है 629 से 45 और 71 से 95, जबकि अल मसूदी 1915 से 16 भारत में भ्रमण किया था। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल-रूमी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, इसमें दोनों ही सही हैं। मुल्तान में सूर्य मंदिर है, उसका जो उल्लेख है ह्वेनसांग ने भी किया है, बाकी जो आबू जईद, अल मसूदी, अल-रूमी ने भी किया है। कि मुल्तान में सूर्य मंदिर था, और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यात्रा का उत्सव है और ये सूर्य पूजा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 44, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। दूसरा तो सही लग रहा है। सामंत था उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, तीसरा भी सही लग रहा है। तो 2 और 3 यही सही है। 2 और 3, क्योंकि जब सामंत बनाएगा तो एक तरीके से अपना दास बनाएगा सामंत को, अधिपति। और पहला जो है वो केंद्रीय तरफ तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो सामंत थे वो मेन मालिक होकर के केंद्र का ऐसा कोई दखलंदाजी नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बात सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, तो रोक तो लगाई है भाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, मुझे लगता है इसमें केवल सी वाला जो है वो सही नहीं है, बाकी सही है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य कहलाए, उनका जन्म हुआ था कहाँ भाई? केरल में, हमने स्टार्टिंग में बोला था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो 4 मठ हैं, एक जोशी मठ है उत्तराखंड में,
द्वारिका है गुजरात में, ये उत्तराखंड में है। पुरी जो है आपका ये कर्नाटक है। और श्रृंगेरी जो है आपका ये है आपका, ये इस तरीके से है, एक उत्तर में हो जाता है और ये हो जाता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण में क्या होता है, द्वारिकापुरी यहाँ पर है, जोशीमठ यहाँ पर है, और पुरी वाला जो है वो पूरब में है, और श्रृंगेरी जो है वो दक्षिण में है। निम्नलिखित में कौन सा चार धाम सम्मिलित नहीं है? तो भाई पुरी, द्वारका, रामेश्वर है, मानसरोवर नहीं है, मानसरोवर तो झील है भाई। चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम उत्तराखंड में स्थित है, जिसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ कहते हैं। वैसे शंकराचार्य ने तो भारत की सारी दिशाओं में बनाए थे, जिसमें चार धाम थे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जिसे श्रृंगेरी बोलते हैं। जबकि अगर उत्तराखंड में ही आपको चार धाम देखने हैं तो चार धाम हैं, तो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। उसके बाद कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? रवि कीर्ति किसके शासनकाल में थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। भौभोज भौभोज जो थे कन्नौज के अशोकवर्मन। हरिसेन हर्ष के समय थे। दंडे जो थे वो नरसिंह वर्मा के समय में। तो हरिसेन जो होते हैं वो हर्ष के समय में नहीं होते। हरिसेन के विषय में हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के समय मिलती है, और जबकि हर्षवर्धन जो थे उनके जो दरबारी कवि थे बारहवें में कादम्बरी लिखी थी। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है, और ये प्रयाग प्रशस्ति जो वर्तमान इलाहाबाद या प्रयागराज में अकबर के किले में था, इसकी स्थापना की थी अशोक ने की थी। अशोक के बाद क्या होता है कि इस पर जानकारी जो मिलती है वो समुद्रगुप्त को भी मिलती है, और इसके बाद अकबर ने इसे अपने दरबार में लगवा लिया था उठा करके, क्योंकि ये पहले कौशाम्बी में स्थापित था। उसके बाद इसमें जानकारी जहांगीर के आदेश लिखे हुए हैं, और इसमें एक लिख और बीरबल का भी उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर अगला दरबारी कवियों के विषय में है। तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का था, और हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का था। बाणभट्ट कालिदास चंद्रगुप्त से थे। इस तरीके से इसको अटैच करेंगे, देखेंगे कौन सा सही हो रहा है, तो हो ही जाएगा फिलहाल तो। इसके बाद अगर देखा जाए तो सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो जो अशोक थे उनका उज्जैन, और समुद्रगुप्त विदिशा, दुर्गावती, गोंडवाना, और भोज, राजा भोज जो थे वो धार, मध्य प्रदेश का जिला है धार। अशोक जो थे वो उनका संबंध उज्जैन से भी था, बाकी तो मगध बिहार से थे। इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो ये स्थान भी दिए हुए हैं, इनका बताना है कहाँ कहाँ पर है। तो थानेसर भाई कहाँ है? थानेसर है आपका गिरनार तो गुजरात में है, और भीलसा जो होगा ये महाराष्ट्र का होगा। थानेसर उत्तर प्रदेश होगा, ये थानेसर हरियाणा था, ये क्या ही दिया हुआ है इसमें। अच्छा, कौन कौन से सम्मिलित हैं? मतलब इसमें केवल एक और तीन ही सम्मिलित हैं, जैसे भीलसा। भीलसा कहाँ पर है? एमपी में है, और गिरनार ये है। क्योंकि थानेसर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, और पूरा क्वेश्चन देखने का पता चलता है कि सारे के सारे सम्मिलित नहीं हैं। थानेसर जो था ये कहाँ है भाई? तो ये हरियाणा में है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश भीलसा, कर्नाटक द्वार समुद्र हो जाता है, गिरनगर या गिरनार गुजरात होता है, थानेसर हरियाणा। तो थानेसर पहले राजधानी थी जिसकी थी ये थी भाई हर्षवर्धन की, और अंततः उसने कन्नौज को बनाया था। तो आज के सेशन में यही क्वेश्चन थे आपके। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसमें, जिसमें दर्शन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो कवि हैं कौन किसके दरबार में था,
ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, दूसरे लोगों का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद।